जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है असहयोग आंदोलन के बारे में। इसके पहले हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है, फर्स्ट चैप्टर भी आपका हो गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से। आपको वहां पर सभी क्लासेस अवेलेबल होंगी, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी चैप्टर्स यहाँ पर आपके कंप्लीट कराए जाते हैं उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं। आप वीडियो को अवश्य शेयर करिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास तब जल्दी आएगी, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि इस सब्जेक्ट का डिमांड ही नहीं है, इस सब्जेक्ट के बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, तो इस सब्जेक्ट को कम बनाया जाता है, वीडियोज़ लेक्चर्स कम अपलोड किए जाते हैं। इसलिए जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उसको शेयर किया करिए अपने दोस्तों के पास भी, जिससे व्यूज़ आएँ और आपको लाभ होता दिखेगा तो हम उस सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कराएंगे। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आपके एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। तो चलिए देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। इसके पहले गांधी जी की एंट्री, गांधी जी का भारत में प्रवेश हमने बताया था। उनके द्वारा शुरुआती दौर में कौन कौन से सत्याग्रह, कौन कौन से आंदोलन किए गए थे, ये आपको बताया गया था। अब हम 1920 में पहुंच चुके हैं। असहयोग आंदोलन हम पढ़ेंगे, उसके पश्चात असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ, उसका महत्व क्या हुआ और उसके मध्य क्या क्या कारण हुए जिसके कारण असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है अवश्य कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन जो है शुरू क्यों किया गया था? असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध यह शुरू किया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन ने स्पष्ट किया कि स्वराज हमारा अंतिम उद्देश्य है। असहयोग आंदोलन जब हुआ उसके पश्चात एक प्रकार से स्पष्ट हो गया कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो एक प्रकार से जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनका अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वराज, अपना राज्य है। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया, पर शीघ्र ही कतिपय इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे प्रभावित होकर गांधी जी असहयोगी बन गए। हमने आपको पहले ही बताया था, मतलब फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि गांधी जी जब आते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध चलता रहता है। वह भारतीयों से आग्रह करते हैं कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दीजिए, वह आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे, आपके हित का कार्य करेंगे, आपको एक प्रकार से स्वराज देने में वह प्रयास करेंगे। और उन्होंने बहुत से भारतीयों को मदद करने के लिए कहा था, लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कोई भी उसका आसार नहीं दिखा। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बस कहा था, अपने वादों पर वह अडिग नहीं रहते हैं, तो जो गांधी जी हैं वह सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। 1920 ईस्वी तक भारत के राजनीतिक मंच पर महात्मा गांधी जी का आगमन हो चुका था। धीरे धीरे आंदोलन करते हुए वह एक प्रकार से विख्यात हो गए थे। उन्होंने इस आंदोलन को अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय नीति के क्षेत्र में एक सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था, जो कि हमने आपको बताया। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने अंग्रेजों को सहायता की थी, परंतु ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को निराशा दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब की गलतियों को ठीक न करने के कारण, मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन न करने के कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए। अब गांधी जी क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में क्या गलतियां की थी, इसको आगे चलकर पढ़ेंगे। मुसलमानों को क्या वचन दिए थे और उसका पालन नहीं किया, आगे चल के हम कारणों में पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों से गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, जिसमें से अब हम कारण देखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके कारण क्या थे। पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर भारतीय नेताओं द्वारा लगभग एक स्वर में जनता से अपील की गई थी कि ब्रिटिश राष्ट्र की संकट की इस घड़ी में जनता के द्वारा ब्रिटेन को अधिकाधिक सहयोग दी जानी
चाहिए। युद्ध के संबंध में ब्रिटेन ने कहा था, ब्रिटेन द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है, अतः भारतीय सोचने लगे कि अब ब्रिटेन के द्वारा इस देश में लोकतंत्र की स्थापना अवश्य ही हो जानी चाहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों से सहायता लिया और ब्रिटेन ने कहा था कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है, तो भारतीयों ने सोचा कि वह देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। जैसा कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसा कुछ नहीं करते हैं और इस पर जनता का, भारतीय जनता का आक्रोश रहता है और उसके बाद यह आंदोलन शुरू किया जाता है। दूसरा क्या कारण था? शोचनीय आर्थिक स्थिति। युद्ध काल में भारत द्वारा भेजी गई सेनाओं का संपूर्ण व्यय, जो लगभग 1.5 अरब पाउंड से अधिक था, भारत ने ही वहन किया था। अर्थात यहाँ से सैनिक तो गए ही थे, साथ ही साथ उनका खर्च जो है यहाँ के लोगों ने ही वहन किया था, यहाँ के लोगों ने ही खर्च किया था। इसमें भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि हो गई थी। अन्न और कपड़ा दुर्लभ हो गया था। शासन ने जनता से युद्ध व्यय के कारण अत्यधिक धन वसूल करना शुरू कर दिया था। एक प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार है उसने बहुत सारा धन खर्च किया था विश्व युद्ध में, और यही कारण था कि यहाँ पर जो भी वस्तुएं थी एक प्रकार से महंगी होती जा रही थी और धन वसूल करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पर जिसका शासन था वह अत्यधिक धन वसूलने लगता है। जनता इन कष्टों से अधिक दुखी हो गई थी और इसी से बाध्य होकर सरकार की नीति का विरोध करना उन्हें पड़ा था। तीसरा कारण क्या था? छंटनी की नीति। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में जितनी तेजी से भर्ती की गई थी, युद्ध के अंतिम चरणों में उतनी ही तेजी से छंटनी की प्रारंभ की गई और इससे बहुत से लोग बेकार हो गए। जनता में तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। अर्थात जब युद्ध का दौर था, सैनिकों को एक प्रकार से चुना जाता था, बहुत जल्दी से सैनिक भर्ती कर लिए गए थे और उन्हें रोजगार मिला था। लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद जो छंटनी की गई, अर्थात नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया और बेकार हो गए, एक प्रकार से रोजगार नहीं रह गया उनका और उनके जनता में तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई, जो कि एक कारण रहा विरोध का। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बताया जा रहा है। जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको अवश्य बताया जाएगा। चौथा कारण था सरकारी दमन। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए शासन द्वारा प्रेस अधिनियम और द्रोहात्मक अधिनियम का सहारा लिया गया। बंगाल और पंजाब में इस दमन चक्र का खुलकर प्रयोग किया गया और सरकार के इन दमनकारियों में क्रांतिकारियों के संगठन को जन्म दिया था। पांचवा कारण क्या था? भारत में अकाल और महामारी। भारत की जनता को जहां अनेक भौतिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहां उसे दैवीय एवं प्राकृतिक प्रकोपों को भी सहन करना पड़ा, जैसे कि प्लेग महामारी तथा अकाल ने भारत की रीढ़ तोड़ दी थी। एक प्रकार से उनके पास आर्थिक कमी भी हो गई थी, आर्थिक तंगी भी हो गई थी, साथ ही साथ प्लेग जैसी महामारी और अकाल भी पड़ने लगा। तो भारतीयों का एक प्रकार से रीढ़ तोड़ने का काम दोनों ने मिलकर किया था। इस अवसर पर सरकार ने यद्यपि सहायता कार्यक्रम चलाया, परंतु जिस ढंग से यह कार्यक्रम चलाया उससे जनता अत्यधिक रुष्ट हो गई, क्योंकि वह एक प्रकार से सावधानी नहीं रख रहे थे। जो भी कार्य कर रहे थे असावधानी से कर रहे थे। लगभग 2 लाख व्यक्ति काल के ग्रास बन गए। जनता ने समस्त असावधानियों के लिए ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जनता को सरकार के निकम्मेपन से घृणा हो गई और विरोध के लिए वह तैयार रहे। अगला कारण है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना रिपोर्ट से निराशा। सामान्य भारतीयों की आशा पर मॉन्टेग्यू रिपोर्ट ने पानी फेर दिया। इसके अनुसार केंद्र में सरकार पूर्व के समान अनुत्तरदायी रही और प्रांतों में भी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना नहीं की गई। अगला कारण क्या बना? रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है? क्रांतिकारी अपराधों का दमन करने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए। इनमें से एक को सरकार ने फरवरी 1919 में अधिनियम का रूप प्रदान किया, जो आतंकवादी और अपराध अधिनियम कहलाया। महात्मा गांधी ने इसका प्रबल विरोध किया था। 30 मार्च 1919 ईस्वी को इस अधिनियम के विरुद्ध संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। बाद में हड़ताल की तिथि 6 अप्रैल कर दी गई थी। 6 अप्रैल 1919 को समस्त भारत में अत्यंत शांतिपूर्ण हड़ताल हुआ। गांधी जी को बंदी बना लिया गया और इसके फलस्वरूप अहमदाबाद में उपद्रव हुए। रॉलेट एक्ट एक प्रकार से क्या था? काला कानून था।
ये सभी कारण हुए जिसके कारण ये असहयोग आंदोलन ने एक जन्म लिया। अगला कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें 400 व्यक्ति मारे गए और 2000 के लगभग घायल हुए। पंजाब के महत्वपूर्ण नगरों में सैनिक शासन लागू कर दिया गया, लोगों पर भीषण अत्याचार किए गए। पाशविक जुल्मों के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन हेतु वातावरण तैयार हो गया। एक प्रकार से जैसे जैसे जनता पर क्रूरता दिखाते जा रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे और उनके विरोध में खड़े हो रहे थे। जैसे जैसे उनके ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही थी उससे वो आक्रोशित होकर धीरे धीरे विरोध के लिए वह खड़े हो रहे थे। अगला कारण था हंटर समिति का प्रतिवेदन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना की जांच के लिए शासन ने हंटर समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट में लीपापोती कर दी गई। जनरल डायर को सजा नहीं दी गई। यही नहीं, जब वह इंग्लैंड वापस गया तो उसे साम्राज्य का शेर या साम्राज्य का रक्षक कहकर संबोधित किया गया और इस स्थिति में अंग्रेजों की न्याय भावना पर जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया। जनता असहयोग आंदोलन हेतु तैयार हो गई थी। क्या हुआ था? जलियांवाले बाग में लोग मीटिंग करने के लिए एकत्रित हुए थे। जनरल डायर ने क्या किया कि उन पर गोली चलवा दी और सभी एक तरफ से मारे गए। गोली चल गई और सभी भाग भी नहीं पाए और सब मारे गए। इसके बाद जब हंटर कमीशन बैठाया गया तो उस रिपोर्ट में लोगों ने फेरबदल कर दी और जनरल डायर को सज़ा भी नहीं दी गई। जब वह इंग्लैंड वापस गया तो उसे साम्राज्य का शेर, साम्राज्य का रक्षक कहकर लोग बुलाने लगे और यह देखकर भारतीयों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। उन्हें पता चल गया कि न्याय भावना जो है अंग्रेज़ों की, एक प्रकार से न्याय व्यवस्था जो है वह हमारे लिए, भारतीयों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी और जनता असहयोग आंदोलन हेतु एकदम तैयार हो गई। लास्ट कारण हम आपको बताएंगे खिलाफत का प्रश्न। खिलाफत के प्रश्न ने मुसलमानों को अंग्रेज़ों का विरोधी बना दिया। मुसलमान तो पहले ही विश्व युद्ध में टर्की के विरुद्ध ब्रिटेन को सहायता नहीं देना चाहते थे, परंतु ब्रिटेन सरकार के इस आश्वासन पर कि उसका उद्देश्य टर्की के सुल्तान को पद से हटाना और टर्की के प्रदेशों को लूटना नहीं है, मुसलमानों ने युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। जो मुसलमान थे वह टर्की के विरुद्ध ब्रिटेन की सहायता नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने इनको आश्वासन दिया था, एक प्रकार से एक उम्मीद दिलाई थी, एक वायदा किया था कि टर्की के सुल्तान को पद से नहीं हटाया जाएगा और ना ही उनके प्रदेशों को लूटा जाएगा। परंतु युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के ने अपने वायदे से वह मुकर गए। सेवर्स की संधि के अनुसार टर्की ने अनेक प्रदेश अरब, सीरिया, मिस्र आदि ब्रिटेन ने ले लिए और कुछ भाग पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया। टर्की के सुल्तान खलीफा, जिसे भारतीय मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे, उसे कैद कर लिया गया। अतः इन परिस्थितियों में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया, गांधी जी का साथ देने का निश्चय किया। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान एकता का यह स्वर्ण अवसर देखा और उन्होंने हिंदुओं से खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग करने की अपील की। गांधी जी के परामर्श के अनुसार डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल खिलाफत के प्रश्न को लेकर वायसराय से मिला, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मार्च 1920 ईस्वी में एक शिष्टमंडल मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में ब्रिटेन भी गया, परंतु बेकार ही रहा। लोग दोनों ने मिलकर एक प्रकार से असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में साथ दिया था। अभी हमने आपको कारण में बताया जलियांवाला बाग कांड के विषय में। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, हत्याकांड, उसको हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताया था, लेकिन यह आपके पेपर में आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पर पूरी एक प्रकार से जो भी वहाँ की छोटी सी स्टोरी थी उसको यहाँ पर बता दिया जाएगा, जिससे आप सुनकर ही समझ जाएं। कहानी के तरह आप याद करेंगे, इतिहास को याद क्या करना है, कहानी की तरह समझ लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन अगर रटने बैठेंगे तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। इसलिए बस ध्यान से सुनते रहिए, रिवीजन कर लीजिएगा, आपको जो भी नोट्स मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में आतंक जो उन्होंने फैलाया था उसके विषय में जानते हैं। इन विधि रहित कानूनों तथा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण पंजाब में विरोध सभाएं की गई। इन दिनों पंजाब में सर माइकल ओडवायर उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त थे। वे अपनी दमनकारी नीतियों, अंधाधुंध गिरफ्तारियों, भारतीय समाचार पत्रों पर लगाए गए विशेष प्रतिबंधों तथा युद्ध के लिए दान एकत्रित करने के लिए तानाशाही साधनों के प्रयोग करने इत्यादि से बहुत ही अप्रिय बन रहे थे। रॉलेट एक्ट के पारित होने से
लोग और उद्विग्न हो गए थे। जो भी रौलट एक्ट जब पारित हुआ तो लोग उसके विरोध में जगह जगह पर मीटिंग करने लगे, सभाएं करने लगे और विरोध करने लगे। उसके पश्चात क्या हुआ, रौलट एक्ट के विरोध में लाहौर, गुजरांवाला, कसूर तथा अमृतसर में भी सभाएं की गई थी। अमृतसर में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की गई थी। 9 अप्रैल को सरकार ने 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया और नगर से निष्कासित कर दिया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार सुनते ही लोग और भी उत्तेजित हो गए। विरोध सभाएं की गई और जुलूस निकाले गए। पुलिस ने कई जगह गोली चलाई। कई हिंसात्मक घटनाएं हुई जिनसे यूरोपीय लोगों को क्षति पहुंची और एक लेडी डॉक्टर मिस शेरवुड पर प्रहार किया गया। पुलिस की गोली चलने से कई लोग हताहत हुए। प्रशासन ने अमृतसर में सैनिक कानून लगा दिया और 12 अप्रैल को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने अधिकार में ले लिया। नगर पर आतंक का राज्य टूट पड़ा। नागरिकों ने पुलिस द्वारा किए गए असंयत व्यवहार के विरुद्ध जलियांवाला बाग में एक विरोध सभा बुलाने का निश्चय किया। जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया और जनसभा का बंद करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना का विस्तृत रूप से प्रसार नहीं किया गया था, अर्थात लोगों को पहुंचा नहीं था। जलियांवाला बाग में 6000 और 10,000 के बीच लोगों की एक भीड़ एकत्रित हो गई। डायर को बहुत क्रोध आया। वह अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सेना लेकर वहां पर पहुंच गया। बाग का मार्ग एक सकरी गली में से था और वहीं मशीन गन लगा दी। बिना चेतावनी दिए सेना ने गोली चला दी, जिससे लगभग 1000 लोग मारे गए और 1200 के लगभग लोग घायल हो गए थे। प्रांत में और दमन किया गया। 15 अप्रैल को संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अमृतसर नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। बिजली और पानी बंद कर दिया गया। एक विशेष गली से गुजरते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेट के बल रेंग कर गुजरना पड़ता था। निर्दोष व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कोड़े लगाए जाते थे। अमृतसर की इन घटनाओं की जांच के लिए 2 समितियां नियुक्त की गई। एक कांग्रेस द्वारा नियुक्त अराजकीय और दूसरी भारत सरकार द्वारा निर्मित राजकीय समिति, जिसे हंटर समिति कहते हैं। कांग्रेस जांच समिति ने 25 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अनभियोज्य साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सेना और पुलिस ने निर्दोष और असहाय पुरुषों तथा स्त्रियों का अत्यधिक अत्याचार किया था। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 24 मई 1920 को प्रस्तुत की, परंतु यह इतनी विस्तार पूर्वक नहीं थी जितनी कि कांग्रेस समिति की रिपोर्ट। यद्यपि इसने भी जनरल डायर के आचरण की आलोचना की, परंतु यह कहा कि उन्हें ने यह सब अपने भ्रमपूर्ण कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर किया और उस रिपोर्ट में कुछ अन्य पदाधिकारियों की भी आलोचना की गई थी। यह था एक प्रकार से आपका जलियांवाला कांड, कि वहाँ पर बहुत से विरोधकारी हो रहे थे। जो भी रौलट एक्ट आया था उसके अनुसार लोगों को कहीं भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। शक के दायरे में जो भी भारतीय पत्राचार थे उसको बंद करवा दिया जाता था। लोगों को मारे जाते थे जो भी विरोध करते थे। सभाएं स्थगित की जाती थी। इन सभी को देखकर लोगों ने जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की। उसके पश्चात उसको भंग कर दिया गया। किसके द्वारा? जनरल डायर ने उसको एक प्रकार से अस्वीकृत कर दिया। लेकिन यह अस्वीकृति पत्र जो थी उसका प्रसार नहीं हुआ। लोग सभी जान नहीं पाए। जितने जाने वह आए नहीं, जितने नहीं जाने वह पहुंच गए। इसको देखकर बहुत जनसंख्या जब वहां पर एकजुट हो गई, उसको देखकर जनरल डायर क्रोधित हो जाता है और एक सकरा मार्ग जिससे निकला जाएगा उस बाग से, वही एकमात्र मार्ग था, वहां पर उसने मशीन गन लगाई और सभी को एक प्रकार से गोली चला दी, जिससे सभी की मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे फिर उसमें क्या हुआ। आपको हमने बताया 2 समितियां गठन की गई और उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से। अंतोगत्वा क्या हुआ कि जनरल डायर को सजा नहीं दी गई। अब हम जानेंगे जो असहयोग आंदोलन है वह अंत किस प्रकार हुआ, उसका अंत किस प्रकार हुआ, क्यों वह बंद हुआ। चौरा चौरी कांड और असहयोग आंदोलन का स्थान। 1 सप्ताह का समय अभी पूरा नहीं हो पाया था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक दुखद घटना हो गई। 5 फरवरी 1920 ईस्वी को कांग्रेस के नेतृत्व में जनता एक जुलूस निकाल रही थी। इसी अवसर पर उत्तेजित भीड़ ने 21 सिपाहियों और एक सब इंस्पेक्टर को पुलिस चौकी में खदेड़कर उसमें आग लगा दी। फलतः ये सभी लोग जल गए।
यह पुलिस दल इस जुलूस को आगे बढ़ने से रोक रहा था। जब इस हिंसात्मक कार्य की सूचना गांधी जी को मिली तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी, क्योंकि वे तो प्रारंभ से ही अहिंसक आंदोलन के पक्ष में थे। इस प्रकार आपका असहयोग आंदोलन जो है उसका अंत होता है। और हम लास्ट में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के प्रभाव क्या हुए और उसके महत्व क्या थे। सबसे पहले हम प्रभाव देखेंगे। असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति से गांधी जी के स्थगन आदेश के कारण भारत लाभान्वित न हो सका, बल्कि गांधी जी के इस आदेश से सरकार, जो अब तक गांधी जी को गिरफ्तार करने का साहस न कर सकी थी, अचानक बलशाली हो गई। गांधी जी के विरुद्ध उत्पन्न रोष से लाभ उठाकर सरकार ने उन्हें मार्च 1922 ईस्वी में बंदी बना लिया और 6 वर्ष का कारावास प्रदान किया। बाद में उन्हें स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 वर्ष पश्चात रिहा कर दिया गया। इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को सम्मिलित करना भी संभवतः गांधी जी की भूल थी, क्योंकि इन दोनों आंदोलन की प्रकृति में भिन्नता थी। एक पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन था तो दूसरा धार्मिक। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना के साथ ही खिलाफत आंदोलन भी क्षीण हो गया व सांप्रदायिकता की भावना पुनः प्रबल होने लगी। इस प्रकार कांग्रेस व मुस्लिम लीग में जो एकता का वातावरण उत्पन्न हो रहा था वह एक प्रकार से क्या हो गया, समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन से अनेक लाभ हुए। पहली बार कांग्रेस ने प्रार्थना पत्र देकर मांगने रखने की नीति को त्याग कर एक कठोर कदम उठाया तथा कांग्रेस इस आंदोलन के द्वारा ही राष्ट्रीय आंदोलन में जन समूह का नेतृत्व करने वाली संस्था बन गई। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यह आंदोलन मात्र शिक्षित वर्ग तक सीमित रहने वाला आंदोलन न रहा, यह आम जनता का आंदोलन बन गया, जिसने पहली बार भारतीय सरकार को चिंता में डाल दिया था। कोपलैंड ने भी साफ साफ लिखा है कि गांधी जी ने आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ लोकप्रिय भी बना दिया। अभी तक आंदोलन नगरों तक सीमित था, अब यह ग्रामीण जनता तक पहुंच गया है। गांधी जी के व्यक्तित्व ने भारतीय ग्रामों में जागृति उत्पन्न कर दी। इस देशव्यापी आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब और अत्याचार सहन नहीं करेगी। इस प्रकार गांधी जी इस आंदोलन के द्वारा भारत की जनता को स्वराज्य प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधने में सफल रहे। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रभाव पड़े। एक प्रकार से उसका लाभ भी हुआ, साथ ही साथ बहुत उसकी हानि हुई। हमने आपको सभी बातें बताई। आगे देखते हैं। जनता द्वारा वृहत स्तर पर इस आंदोलन में भाग लिए जाने के कारण जनता के मन में आंदोलन करने व सजा से डरने का भय भी निकल गया। यह एक प्रकार से असहयोग आंदोलन करने का लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त पहली बार एक रचनात्मक कार्यक्रम लागू किया गया, जिससे बहुत लाभ हुआ। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला। इस आंदोलन के काल में स्थापित शिक्षा संस्थाओं ने अनेक देशभक्तों को जन्म देकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहायता पहुंचाई। इस आंदोलन के गांव-गांव पहुंचने के कारण संपूर्ण देश व राजनीतिक चेतना व राष्ट्रवाद का विकास हुआ। बहुत ही ध्यान से आप अगर सुनेंगे तो आपके पेपर में जब पूछा जाएगा प्रश्न, ये सभी बातें फैक्ट टू फैक्ट आपके दिमाग में चलने लगेंगी, आप अच्छे से लिख पाएंगे। बस आप ध्यान से सुनिए वीडियोस को और फिर जाकर रिवीजन कीजिए। फिर समझ में ना आए फिर आप आके कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। बहुत ही सरल है आपके लिए हिस्ट्री विषय, क्योंकि ये कहानी के माध्यम से आपको याद करना रहता है, समझना रहता है। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे इस चैप्टर का कि असहयोग आंदोलन की महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आंदोलन की उपयुक्त कमियों से यह नहीं समझना चाहिए कि वह बिल्कुल ही बेकार रहा, उसका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई महत्व नहीं। वायसराय चेम्सफोर्ड का यह कथन बेहुदा है कि गांधी जी की योजनाओं में असहयोग आंदोलन की योजना सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण थी। जो वायसराय चेम्सफोर्ड हैं वह कहते हैं कि गांधी जी ने जितनी भी योजनाएं की उसमें से जो असहयोग आंदोलन थी सबसे मूर्खतापूर्ण थी। लेकिन सच तो यह है कि इस आंदोलन ने देश को एक नई दिशा प्रदान की, जिस पर चलकर देश 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त कर सका। अब हम असहयोग आंदोलन की महत्ता को हम देखेंगे। सबसे पहला इसका फायदा क्या हुआ, इसके महत्व क्या था। अपने जन्म से लेकर 1920 ईस्वी तक अर्थात 35 वर्षों में पहली बार कांग्रेस ने प्रार्थना पत्र की नीति छोड़कर
सरकार से असहयोग करने का क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसका पालन 1947 ईस्वी तक किया था कांग्रेस ने। अब आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। कमेंट करके आप अवश्य बताएं, क्योंकि यह सभी बातें आपको पढ़ा दी गई हैं। अब हम देखेंगे सेकंड इम्पोर्टेंस, दूसरा महत्व। आंदोलन की सबसे बड़ी देन तो इस बात में रही कि अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन जो पढ़े लिखे लोगों तक सीमित था, वह अब जन आंदोलन बन गया था। किसानों और मजदूरों ने भी आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन से जनता में एक नई शक्ति, आत्मनिर्भरता और निडरता की भावना आई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से सरकार जो है वह परेशान हो गई थी। स्वराज्य की चर्चा आम बात हो गई थी और लोगों के लिए जेल जाना साधारण सी बात हो गई थी और वह देशभक्ति का प्रतीक बन गई थी। एक प्रकार से लोग समझने लगे थे हम अगर जेल जाते हैं तो हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व सबके सामने स्पष्ट हो गया था। तीसरा महत्व क्या था? इस आंदोलन की महत्ता तो उसी से स्पष्ट है कि सरकार इस आंदोलन से कितनी भयभीत थी। वायसराय ने भारत मंत्री को लिखा कि नगरों में आम जनता पर आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार को इस समय बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा गया था। इस बात को नहीं छिपाया जा सकता कि संभावनाएं खतरनाक हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, गांधी जी यदि इस आंदोलन को स्थगित न करते तो वायसराय किसी समझौते के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जब चौरा चौरी कांड हुआ, एक प्रकार से अहिंसा दिखा बापूजी को, गांधी जी को, तो उन्होंने इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और यह भी उल्लेखनीय है कि जब तक आंदोलन चला तब तक सरकार ने सच्चे हृदय से 1919 ईस्वी के सुधारों को लागू करने का प्रयत्न किया, परंतु आंदोलन के स्थगित होते ही सरकार ने अपने हाथ खींच लिया और निरंकुशता तथा दमन नीति का पालन किया। चौथा इंपॉर्टेंस क्या रहा? आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधारों की ओर भी ध्यान दिया गया। छुआछूत को समाप्त करने के लिए कार्य किए गए। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन की महत्ता का उल्लेख इस प्रकार किया कि उन्होंने कहा, 1921 के वर्ष ने देश को सुव्यवस्थित पार्टी संगठन प्रदान किया और इससे पहले कांग्रेस एक असंवैधानिक दल है, वह भी केवल बात करने वाली संस्था थी। गांधी जी ने कांग्रेस को एक नया विधान दिया तथा देशव्यापी बनाया। गांधी जी ने कांग्रेस को एक क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित किया। देश के अनेक जो एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही नारे गूंजते थे कि जैसा नीति और एक जैसी विचारधारा ही सर्वत्र दिखाई दे रही थी। अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। खादी सब कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई। एक प्रकार से एकता की भावना लोगों में आ गई। कोपलैंड ने असहयोग आंदोलन की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा है कि गांधी जी ने वह काम कर दिखाया जिसे तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन को स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। सरकार के ऊपर वैधानिक दबाव डालकर नहीं, वाद विवाद और समझौते द्वारा नहीं, अपितु शक्ति के द्वारा, और शक्ति भी अहिंसा की। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी बनाने के साथ साथ लोकप्रिय भी बना दिया और अभी तक यह आंदोलन नगरों तक सीमित था, परंतु अब यह गांव की जनता तक पहुंच गया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने भारत के गांव में जागृति पैदा कर दी थी। एक प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। हर एक टॉपिक आपको बताया गया है बहुत अच्छे से और सभी बातें क्लियर करके बताई गई हैं। आपको थोड़ा टाइम भले वीडियो पर देना पड़ा, लेकिन असहयोग आंदोलन पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपसे कहीं भी पूछा जाएगा, आप अच्छे से बता देंगे। आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से बता देंगे। वीडियो को शेयर अवश्य करें दोस्तों के पास, लाइक करें, कमेंट करके कोई भी प्रश्न हो पूछ सकें या कोई भी आपको समस्या हो अन्य सब्जेक्ट्स का, वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपकी क्लासेस जो हैं वह कराई जाएंगी। उसके लिए आप परेशान ना हो। सबसे पहले आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है उसका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि आपका सबसे पहले हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसके बाद हिंदी और जियोग्राफी बहुत लेट है, इसलिए उसके सिलेबस थोड़ा लेट आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।